नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर हमारा 5 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन पहला है, आपसे कह रहा है सरल करें। देखिए, जब भी आपको इस तरह का डिवाइड का चिन्ह दिखे तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। डिवाइड के चिन्ह को आपको गुणा में बदलना होगा। जब आपको डिवाइड के चिन्ह में गुणा में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिए जो पहला 9/13 लिखा है इसे ऐसे लिख देंगे आप, 9/13 ऐसे ही लिखेंगे पूरा। और फिर जहाँ डिवाइड का चिन्ह है तो यहाँ गुणा का निशान लाएंगे। फिर संख्या हम पलट देंगे, ये 26 नीचे है इसे ऊपर कर देंगे और 18 ऊपर है इसे नीचे कर देंगे, यानी इसे करेंगे 26/18। और फिर यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, फिर यहाँ गुणा का निशान लाएंगे। अब 52 नीचे है, 52 नीचे है आपका, ये 52 नीचे है और 90 ऊपर है, तो यानी कि 52 को ऊपर कर देंगे और 90 को नीचे कर देंगे। 52 को ऊपर कर दिया और 90 को नीचे कर दिया। अब आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए 9 से 18 गया 2 बार में, 9 से 18 गया 2 बार में, और ये 13 और 2 का गुणा करें तो 13 दूनी होता है 26, 13 दूनी होता है 26, यानी कि 13 दूनी 26, तो ये 26 गया। अब बचा हमारे पास में 52/90 बचा, तो इसे भी हम 2 से काट लेंगे। अगर 2 से काटेंगे तो ये था ये 26 और ये 45, ये 2 से हम काटेंगे तो ये गया 26 बार में और ये 90 गया 45 बार में, यानी कि हमारा आंसर जो आ गया वो आया 26/45 आया। क्या 26/45 किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारा क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर हमें मैथ अच्छी तरह से नहीं आती है तो हम इस मैथ को नहीं, क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और एक अच्छे टीचर से पढ़ें, जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सीख जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समावर्त यानी कि HCF और LCM, यानी कि HCF 5 है और LCM 210 है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आपसे कह रहा है संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए, आप हमेशा याद रखेंगे जो आपका HCF है वो आपका LCM में हमेशा होता है, जो HCF है वो LCM में आपको जरूर मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन को आपको सूत्र पढ़ा होगा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। हमने माना फर्स्ट संख्या कौन सी है हमारी, इनकी क्या है, HCF जो है आपकी हर संख्या में मिलेगा। HCF आपको हर संख्या, मतलब हमने माना पहली संख्या है 5A इंटू दूसरी संख्या है 5B बराबर HCF है 5 इंटू और LCM में है 210। अब इसे काट लीजिए। देखिए इस 5 से ये 5 गया और इस 5 से ये गया, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, यानी ये गया 42 बार, यानी कि आपका AB बराबर आ गया 42। अब 42 को आप ऐसे दो भागों में तोड़ो जो कि अभाज्य संख्याएं हों। जब हम 42 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, यानी कि 42 को ऐसे दो भागों में तोड़े तो ये होता है 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 होता है। अब देखिए HCF क्या है, HCF हमारी हर संख्या में होता है, HCF हमारी हर संख्या में होता है। तो देखिए अगर पहली संख्या को हम 6 को हम गुणा करें 5 से तो पहली संख्या बनेगी 30, और दूसरी 7 को गुणा करें 5 से, 7 पंजे 35, और इनका योग करें 30 और 35 का तो वो हो जाएगा 65, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो शर्त दी गई है हमारे सामने, आपसे कह रहा है संख्याएं हैं जो 25 और 40 के बीच में है, तो देखिए हमारी जो
संख्याएं, हमारी संख्याएं आई हैं, यानी कि जो 30 और 35 आई वो देखिए यहाँ 25 और 40 के बीच में है, ना 25 से कम है और ना 40 से ज़्यादा है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको देखिए एग्जाम में आप इस तरह से क्वेश्चन को नहीं कर पाए, अगर आप भूल जाए इस तरह से क्वेश्चन करना हो, तो आपको कैसे करना है, एग्जाम को तरीका मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में किस तरह से करना है क्वेश्चन को। देखिए जब भी मैंने आपको अभी बताया आपको, जो एचसीएफ होता है, जो एचसीएफ होता है हमेशा ध्यान रखना वो एलसीएम के अंदर आपको जरूर मिलेगा। तो देखिए आपका जो एचसीएफ दिया गया है वो दिया गया है 5 और एलसीएम दिया गया है 210। तो इसे काट लीजिए आप 5 से डिवाइड कर दिए, या 5 से इसे काटेंगे, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, माना वो आया 42 आया। और 42 को दो ऐसी आभाज्य संख्याओं तोड़ो, तो तोड़ेंगे इसे 7 इंटू 6 इंटू 7 करेंगे, 7 छंग 42। और देखिए अब इनका योग कर लीजिए आप, अगर 6 का, क्योंकि आपसे संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 7 और 6 का योग करेंगे, यानी कि 6 और 7 का जब योग करेंगे तो इनका योग होगा 13। अब देखिए 13 से कौन सा ऑप्शन जा रहा है, 13 से कौन सा ऑप्शन जा रहा है, 13 से जा रहा है, देखिए ऑप्शन ए 13 से नहीं आता, ऑप्शन सी 13 से नहीं आता, ऑप्शन डी 13 से नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 13 से जा रहा है, ये आ गया इसका राइट आंसर। इस तरह से ये है शॉर्ट तरीका। अगर देखिए अगर आपको मान लिया 2 ऑप्शन 13 से मिल जाए, अगर आपको 2 ऑप्शन 13 से मिल जाए तो आपको क्या करना है, तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, इनमें आप 5 से गुणा कर लीजिए। जैसे आपकी पहली संख्या आई 6, सॉरी पहला जो एचसीएफ आया हमारा वो 6 को 5 से गुणा करेंगे, फिर 7 को भी 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 35। यानी कि इस तरह से हम जोड़ कर लीजिए अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, यानी कि एक बार राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये शॉर्ट तरीका है क्वेश्चन करने का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित, यानी कि 5% छात्र आए नहीं थे, ठीक है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो आपसे पूछ रहा है उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो आपसे कुल संख्या पूछ रहा है। तो देखिए जब 5% छात्र आए नहीं है तो उपस्थित कितने होंगे, 95% उपस्थित होंगे, 95%। और जो यहाँ प्रतिशत में 95 है और छात्रों की संख्या कितनी है उपस्थित की, 38 है, उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 38 है। मैंने आपको एक बात बताई होगी, जब भी प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, जब प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आता है। अब आप 19 से काट लीजिए, जब 19 से काटेंगे 19 पंजे 95 और 19 दूनी 38 और 5 से ये जाएगा 100, 20 बार में 5 से जाएगा ये 20 बार में, 20 पंजे 100। अब आपको करना क्या है, 20 की और 2 की गुणा कर दीजिए, 20 की और 2 की जब 20 इंटू 2 करेंगे तो ये जाएगा 40, यानी कि उपस्थित तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, वो थी 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर है 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी, यानी कि 10 वर्ष पहले औसत उम्र कितनी थी, 42 वर्ष थी। तो 42 को हम 2 से गुणा कर देंगे, वर्तमान में हमें लाना है। अगर हम इन्हें वर्तमान में लेके आए पति और पत्नी को, तो पहले तो हम 42, क्यों हमारे पास सामने दी गई है औसत उम्र कितनी दी गई है 42, 42 को इंटू 2 करेंगे, जब 42 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा ये 84 हो जाएगा। और 84 में आप 20 और जोड़ेंगे, क्योंकि 10 वर्ष पहले मिल रहा है, देखिए 10 पत्नी का जोड़ेगा और 10 पति का जोड़ेगा, तो 20 इसमें और जोड़ देंगे, जब 20 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 104 हो जाएगा। यानी कि ये हो गई आपकी वर्तमान में कितनी हो गई आपकी पति पत्नी की उम्र, वो हो गई 104 वर्ष। और लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अब परिवार जिनमें पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल है, यानी कि अब पुत्र भी शामिल हो गया, तो औसत उम्र 39 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए पति और पत्नी की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है, 104 है। अब पुत्र जब शामिल हो गया तो उनकी औसत उम्र कितनी हो गई,
39 39 को आप 3 से गुणा कर दिए। 39 को जब 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 117। 117 हो गया, ठीक है। तीनों की उम्र आ गई 117 बरस, लेकिन पति और पत्नी की उम्र कितनी है? 104 बरस। तो इनका अंतर जब हम निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 13 बरस। अंतर आएगा 13 बरस, यानी कि जो पुत्र की वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? वो होगी 13 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कैसे हुई देखिए, 10 वर्ष पहले दिया गया था, हमें दिया गया था 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले दिया गया था। तो पति और पत्नी की औसत उम्र थी 42 वर्ष, और वर्तमान में लाने के लिए हमने इसमें 10 दोनों में और जोड़ दिया, 10 और जोड़ा, तो जोड़ा हमने 20, और 42 को हमने 2 से गुणा करा, क्योंकि टोटल उम्र, तो ये हो गया 84। टोटल हमारा इन सबको करा, ऐड करा, तो आया 104। और लेकिन कह रहा है उनका पुत्र भी उसमें शामिल हो गया, तो उनकी वर्तमान उम्र, औसत उम्र कितनी हो गई? 39 हो गई। अब 39 को हमने 3 से गुणा करा, 39 को 3 से गुणा करा, तो आया 117। लेकिन उनकी वर्तमान हो रही है 104, लेकिन यहाँ हो गई 117। तो जो 13 बरस बढ़ रही है, वो 13 बरस जो बढ़ रही है, वो किसकी बढ़ रही है? वो बढ़ रही है पुत्र होने की वजह से, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु हो गई 13 बरस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक बराबर होती हैं। जैसे मान से कह रहा है क्वेश्चन में, समबाहु भुजा की भुजा कितनी है? 4 यूनिट है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, तो और ये भी 4 होगी, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा तीनों भुजाएं एक बराबर होती हैं। ये तीनों भुजाएं एक बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज की, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या हो जाता है? ए होती है आपकी भुजा, ए होती है आपकी भुजा, ठीक है। अब कर लीजिए आप क्वेश्चन को, √3/4 और ए का स्क्वायर करेंगे, यानी कि भुजा का स्क्वायर करेंगे, तो भुजा कितनी है? 4 है, इंटू 4 इंटू 4, नहीं काट लो, 4 से 4 जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा 4√3 वर्ग यूनिट, 4√3 वर्ग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।